Welcome to episode 10, the final chapter of our A1 German crash course. Anybody can Deutsch. If you have been with us from episode 1, take a moment to appreciate this milestone. What started with a simple greetings and introduction has now become real conversations, grammar concept, vocabulary, and confidence in German. Over the last 10 episodes, you have challenged yourself, stay consistent, and taken one step closer to a German dream. And today, we celebrate the journey together. So, before we wrap things up, let's take a quick look at the last video of this crash course. गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते। अभी हम A1 के एंडिंग पे आ चुके हैं, जहाँ पे हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम ले रहे हो या दे रहे हो तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है कि हर मॉड्यूल, वही लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, इवन रीडिंग, तो सारे चारों पार्ट्स में आपको कैसे एनालाइज करना है मॉक पेपर्स और कैसे क्लियर करना है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। साथ साथ में पूरा A1 में जितना भी क्रैश कोर्स में आपने सीखा है, जो कंटेंट्स जैसे यूज़ होते हैं उसके बारे में भी हम एक रिवीजन टाइप से करेंगे। तो सबसे पहले तो कोई भी एग्ज़ाम में अगर हमें बात करना है या लिखना है या हम ऑडियो सुनेंगे तो आपको सबसे पहले वोकैबुलरी तो आना चाहिए। तो आप हमेशा वोकैबुलरी को प्रैक्टिस कीजिए। अपना जो भी नेटवर्क बुक है या किसी भी तरीके से अगर आप इंटरनेट में भी समझ रहे हैं तो रोज़ आपको नया नया वर्ड सीखना चाहिए विथ आर्टिकल्स। तो आप आर्टिकल्स भी याद कीजिए। फिर उसके बाद आता है फ्रेमिंग सेंटेंस। तो सेंटेंस फ्रेम करने के लिए हमें सब्जेक्ट्स चाहिए या नोमेन चाहिए, और नाउन तो आप वोकैबुलरी में सीख लेंगे। उसके अलावा पर्सनल प्रोनाउन टेबल, तो आप सारे ग्रामर के एक तरफ से नोट्स बनाइए। पर्सनल प्रोनोमेन तो वही इश, मिश, मियर, या जो टेबल है अपना वो याद कीजिए। और किस सब्जेक्ट के लिए क्या यूज़ करने, इश इज़ आई, डू इज़ डायरेक्ट पर्सन इनफॉर्मल, और जी इज़ फॉर्मल। फिर किसी भी तीसरे इंसान, एयर फॉर मेल, जी फॉर फीमेल, जो हमने डिस्कस किया था वो सारा रिवाइज कीजिए। फिर आता है आपका वर्ब। तो वर्ब हमेशा आपको सेकंड प्लेस पे रखना है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। उसमें भी यू हैड रेगुलर, इरेगुलर, तो वो सारे आप इकट्ठा करके आपने प्रैक्टिस कीजिए कि कौन सा रेगुलर है, कौन सा इरेगुलर वर्ब है। फिर उसका थर्ड सब्जेक्ट के लिए कैसे स्टेम बदल रहा है वो याद कीजिए। फिर आता है अपना मॉडल वर्ब। सो वेरी इंपॉर्टेंट है जर्मन वर्ब में, जर्मन की ग्रामर में, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका खाली मॉडल वर्ब के साथ क्वेश्चंस आएगा। जो भी मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर है वो एक बार रिवाइज कीजिए। तो मॉडल वर्ब इरेगुलर थे, कैसे चेंज हो रहे, फिर उनका पोजीशन कैसा है। मॉडल वर्ब सेकंड प्लेस पे, दूसरा वर्ब एंड पे, उसको याद कीजिए। फिर आता है अपना ट्रेनबारे वर्बन, दैट इज सेपरेबल वर्ब्स। तो उसका भी पूरा एक लिस्ट बनाइए, ट्रेनबारे वर्बन और निच ट्रेनबारे वर्बन भी जो नॉन सेपरेबल है, तो उसको भी एक लिस्ट बनाइए। फिर उसका भी प्रैक्टिस कीजिए कि जो पहले जो प्रीफिक्स होता है, जो फर्स्ट फ्यू लेटर्स, वो एंड में रहना ज़रूरी है और आपका स्टेम कॉन्जुगेट होके सेकंड प्लेस पे रहना है। फिर हमने सीखा था पास्ट टेंस एंड परफेक्ट। तो आपको हमेशा याद रखना है, पास्ट बोले तो पास्ट एंड परफेक्ट दोनों आते हैं, दैट इज़ प्रेटेरिटुम और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों आते हैं। तो हटने, फिर वारने, इनका कॉन्जुगेशन सीखिए और सेंटेंसेस बनाना सीखिए। और बाकी सारे वर्ब्स के लिए परफेक्ट यूज़ करते हैं, उसका पार्टिसिप्स वाई का लिस्ट बनाइए। तो कैसे रेगुलर के लिए, इरेगुलर के लिए, स्प्लिट के लिए पार्टिसिप्स वाइज, वो जो गे प्लस टेम प्लस वो वाला रूल याद करके आप सारे रेगुलर, इरेगुलर वो सब रिवाइज कीजिए। फिर ये सारे अलावा हमने वे फ्रागे सीखे थे, डब्ल्यू क्वेश्चंस। तो डब्ल्यू क्वेश्चंस कैसे बनते हैं याद कीजिए, डब्ल्यू वर्ड प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो जो भी लिस्ट बनाया उसमें से आप डब्ल्यू वर्ड का भी एक लिस्ट बनाइए और क्वेश्चंस कीजिए। फिर या नैन फ्रागे, इसका भी रूल याद रखिए, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। फिर आपने इम्पेरेटिव सीखे थे, जहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, वर्ब फर्स्ट प्लेस। ऐसे आप ऐड ऑन कीजिए जो भी आपने सीखा है, हर चैप्टर का जो जो ग्रामर कंटेंट था। फिर इसके अलावा तो आपको नंबर्स तो बहुत ज़रूरी है, सालन, फिर अल्फ़ाबेट्स, बुक्स्टाबेन, देन उसके बाद आपकी टाइमिंग, वर्ड साइट, पोसेसिव आर्टिकल। तो इस तरह आप सारा रिवाइज कीजिए जो भी हमने सीखा है,
फिर उसके बाद आपको सारा ग्रामर में कंफर्टेबल है। अभी हम एग्ज़ाम टेम्पलेट भी जाएंगे, आपको सारा दिखेगा। किसी ना किसी क्वेश्चन में पोसेसिव भी होता है, टाइमिंग भी होता है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं। फिर उसके बाद आर्टिकल तो आता ही है। इन सब से वेरी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल टेबल। आपके ओरिजिनल आर्टिकल टेबल है देरदास डी, वो याद रखिए। उसके साथ साथ आपका नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव याद रखिए। फिर प्रीपोजिशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीपोजिशंस में वेक्सेल एंड फिक्स्ड, एवरीथिंग, ये सारे ऐसे ऐड करते जाएंगे, बहुत सारे रूल्स आपको याद आएगा। वो सारा रिवाइज कीजिए, आपको एग्ज़ाम के टेम्पलेट में आएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो, गोएते हो, टेल्क हो या OZD, जो भी एग्ज़ाम है 4 पार्ट्स पे होते हैं, दैट इज़ रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो अभी मैं सबसे पहले स्पीकिंग पे आती हूँ। तो स्पीकिंग में क्या होता है, अपना फर्स्ट पार्ट इज़ इंट्रोडक्शन। तो आपके इंट्रोडक्शन में आपको वर्ड्स याद होना चाहिए कि सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या क्या पूछा जाएगा। आपका नाम क्या है, आपका एज कितना है, कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हैं, क्या है, आप काम करते हो, कहाँ काम करते हो, पढ़ाई कर रहे, कहाँ पढ़ाई कर रहे। फिर उसके बाद आपकी हॉबीज़ क्या है, कौन सा भाषा बात करते हैं। तो आप याद रखिए, अपना W वर्ड्स के हमने क्वेश्चन सीखे थे, तो कौन क्या ये सब याद रखिए। तो सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, वी हाइस एंड जी, वी हाइस डू, जो भी क्वेश्चन है हम हमेशा जी के साथ या डू के साथ। अगर मानिए हमारा इंट्रोडक्शन के बाद वो लोग हमसे पूछते हैं कि क्या आप अपना नाम स्पेल कर सकते हैं, तो वो लोग मॉडल वर्ब के साथ पूछेंगे, क्योनेन जी बिटे, विथ रेस्पेक्ट, क्योनेन जी बिटे इहरन फोरनाम बुक्सटबीरन। तो जब भी मैं कुछ पढ़ूंगी मैं खुद से एनालाइज करूंगी, अच्छा मेरा वर्ब फर्स्ट प्लेस पे आया और ये इसनो क्वेश्चन हुआ, और यहाँ पे हम मॉडल वर्ब यूज़ किए हैं, तो मॉडल वर्ब एक जगह पे रहेगा, दूसरा वर्ब एंड में रहेगा। खाली मॉडल वर्ब कॉन्जुगेट होता है। अगर ये रेस्पेक्ट के बदले में डू होता, कांस टू डू, और हम देख सकते हैं कि ये इरेगुलर वर्ब है, क्यों से कान हुआ। फिर उसके बाद बाकी सारा इन्फॉर्मेशन बुक्सटबीरन एंड। लेकिन जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे पहले वर्ब्स इकट्ठा करना है, दोनों का मीनिंग क्या है, कैन एंड स्पेल। तो अपना भाषा में अलग होता है, तो वैसे ही आप इंटरप्रेट करेंगे, कैन यू स्पेल योर नेम, क्या आप अपना नाम स्पेल आउट कर सकते हैं। हिंदी में शायद सिमिलर टाइप से लगेगा, लेकिन आप इंग्लिश पे इंटरप्रेट कर रहे हो, याद रखिए कि वर्ब साथ में लाना है, कैन यू स्पेल आउट प्लीज़ योर नेम। तो यहाँ पे भी आप ये भी देख सकते हैं, नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव भी है, कौन स्पेल कर रहे हैं, यू, और आप क्या स्पेल कर रहे हो, अक्यूजेटिव, डेर नामे के डेर। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि अच्छा वो क्या पूछ रहे हैं, मुझे स्पेल आउट करने को बोल रहे हैं। अच्छा, तो फिर मैं अल्फ़ाबेट्स याद रखूँगी मेरा नाम का, तो आ बेट से डे, वो टेबल याद कीजिए। फिर अपना नाम बताइए, जैसे मेरा नाम सरला, सो SARLA। खाली इतना बोलने से काफ़ी नहीं है, आपको एग्ज़ाम में पूरा आंसर देना पड़ता है। यू विल से ओके, माइन फोर नाम इस्ट, माइन फोर नाम इस्ट। फिर आपको नाम बताना है, जैसे सरला, माइन फोर नाम इज सरला। देन आई एम सेइंग इश बुक्सटबीरे दास, मेरा वर्ब है रेगुलर, सो इश बुक्सटबीरे, डू बुक्सटबीर्स्ट, एरेजी बुक्सटबीर्ट, वैसे कॉन्जुगेशन। सो इश बुक्सटबीरे दास, दास का मतलब यहाँ पे दैट। तो मेरा फोर नेम मतलब फर्स्ट नेम इज सरला, सो आई एम स्पेलिंग दैट करके बोल के फिर SARLA। जिस तरीके के आपके नाम होगा, अगर आपका सरनेम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वो लोग नाक नामे पूछेंगे इंस्टेड ऑफ फोर नामे, बेटे बुक्सटबीरन जी हेरन नाक नाम। तो फिर अगर आपके नाक नामे हैं, तो जैसे किसी का भी नाम है पीटर श्नाइडर, तो मैं बोलूँगी माइन नाक नामे श्नाइडर, इश बुक्सटबीरे दास, एंड यू हैव टू टेल। तो आपको एग्ज़ाम में या तो नाम पूछेंगे, नहीं तो आपके कौन से शहर में रहते हो, या आपका यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, कोई भी। फिर आपके नंबर पूछेंगे, हमने नंबर सीखा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वास का वासी होगा, मतलब वॉट का वास। इंग्लिश में व्हाट इज़ योर नंबर, लेकिन जर्मन में फिक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सारे याद रखिए। इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस, वी इस्ट इहरे
हांडी नंबर और टेलीफोन नंबर। तो मेरा आंसर के टाइम पे भी मैं सोचूंगी अच्छा वी मतलब हाउ, बट ये ज़रूरी नहीं है हाउ इज़ योर नंबर, नहीं, इसका मतलब इंग्लिश में व्हाट इज़ योर नंबर। फिर आंसर में भी आपको पूरा देना है माइन, क्योंकि मेरा नंबर फेमिनिन है, माइने हांडी नंबर इस्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं फीमेल हूँ इसीलिए मायने है। अगर किसी लड़का ने बोला तो माइन हांडी नहीं, हांडी नुमर इटसेल्फ इज़ अ फेमिनिन, तो ई आया है। तो आप अपना पोसेसिव आर्टिकल का रूल याद कीजिए, हांडी नुमर इस्ट। फिर हमने नंबर सीखा है डैश डैश डैश, सो 0, 1, 8, 4, 7, 9, 2, 4, 2, जो भी नंबर है तो आप बोलेंगे या meine हांडी नुमर इस्ट 0, 1, 8, 4, 7, 9, 2, 4, 2। तो आपको नंबर बताना है। फिर आपके सारे इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस एक बार रिवाइज कीजिए। वी हाइस एंड जी, डू है तो वी हाइस टू डू, अगर ये इहरे के बदले तुम होता तो डाइना, तो पोसेसिव आर्टिकल का टेबल भी याद कीजिए। फिर उसके बाद वी आल्ट जिनजी, वी आल्ट विस टू डू। तो आप अपना इंट्रोडक्शन याद रखेंगे, इश हाइस सरला, इश कॉमे हाउस इंडियन, इश ओनेन। अगर आप उस स्ट्रक्चर पे अपने वो प्रैक्टिस करेंगे और एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट कॉन्जुगेशन, करेक्ट पोजीशन, देन योर इंट्रोडक्शन इज टेकन केयर, स्पीकिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपके सेकेंड पार्ट में कोई भी रैंडमली कुछ वर्ड्स होगा तो आपको क्वेश्चंस फ्रेम करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे खाली जस्ट एक वर्ड दिया है होटल, मान लो होटल, देन उसके बाद स्ट्रासे, तो आपको क्वेश्चंस बनाना है। आपको एग्जाम में ऐसे वर्ड्स आया तो आप वे फ्रागा भी यूज़ कर सकते हो या याना इन फ्रागे, और हमने अलग तरीके के सीखे, मॉडल वर्ब का भी बना सकते हो, स्प्लिट वर्ब का बना लीजिए, या सिंपल रेगुलर इरेगुलर वर्ब बना लीजिए, नहीं तो परफेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। व्हाट दे चेक इज आर यू यूजिंग करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट वर्ब, कॉन्जुगेशन, वो सब। जैसे मैंने अभी यूज़ किया होटल, तो इसका अलग अलग तरीके से आपके सामने वाले ने अगर आपसे क्वेश्चन पूछा, तो जैसे उन्होंने पूछा एनशुल्डिगुंग गिफ्ट एस ein होटल इन दीजर स्ट्रासे, क्या इस स्ट्रीट में कोई होटल है। तो यहाँ पे हमने देखा ये यस नो क्वेश्चन है एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड आपको आंसर देते वक्त या बोलना है या नाइन, और खाली या इस गिफ्ट नहीं बोल सकते, पूरा आंसर बोलना है या, देन गिफ्ट इज देयर, मेरे क्वेश्चन के आंसर में या यस गिफ्ट आई इन होटल इन दीजर स्ट्रासे, या देर इज़ अ होटल इन दी स्ट्रीट। ना ये दीजर स्ट्रासे क्या होता है, अगर आपने आर्टिकल सीखा है तो डी स्ट्रासे होता है, और ये जो इन है मेरा वेक्सेल प्रिपोजिशन, और यहाँ पे कोई मोमेंट नहीं था इसीलिए डी का डेयर बना। तो ये सारे आप एनालाइज करेंगे जब आप एग्ज़ाम्स लिखेंगे, इसीलिए एक एक ग्रामर पॉइंट इम्पोर्टेंट है। हम सीख रहे इतने सारे, और एक सेंटेंस बनाते वक्त सारे एस्पेक्ट से देखना है। ये हो गया मेरा एस नो क्वेश्चन। अगर मान लो आपको मिला था, आप डब्ल्यू क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सो 1 यूफनेट 10 होटल जोंटक, मैं संडे जाना चाहती हूँ लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि होटल कितने बजे खुलता है। तो यहाँ पे आपको या नहीं बोलना है क्योंकि ये डब्ल्यू क्वेश्चन है। आप सीधे सीधे 10 होटल यूफनेट टाइमिंग बोल सकते हो, या 8 Uhr 30 am Sonntag। सो वॉट इज़ एक्सपेक्टेड इज़ आपको फुल आंसर देना है, नॉट जस्ट टू द पॉइंट 9 Uhr 8 Uhr 30, नहीं, पूरा मार्क्स। तो आप रोज़ क्या कीजिए, कोई भी बुक से कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लीजिए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। मैं चाहिए तो परफेक्ट में भी बना सकती हूँ, मॉडल वर्ब में भी बना सकते हैं। क्यों जी आइन बुक साइगन, कैन यू शो 1 बुक। तो यहाँ पे मैंने मॉडल वर्ब किया, क्या आप मुझे एक बुक दिखा सकते हैं। तो कांस डू आइन बुक साइगन बिटे, फिर आप आंसर में बोल सकते हैं या इश साइगे आइन बुक। अगर मैंने मॉडल वर्ब की जगह अगर मुझे परफेक्ट सेंटेंस दिखना है, हास्ट डू alles geschrieben, क्या आपने सब कुछ लिख लिया, geschrieben। तो मेरा वर्ड था श्राइबन, मान लो एग्जाम में दिया था श्राइबन, तो मैंने प्रेजेंट में भी पूछ सकते हैं,
schreiben Sie Prüfung diese okay, wann schreibst du die Prüfung, hast du alles geschrieben। तो आप अलग तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में अपना पूरा इंट्रोडक्शन का व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर डू यू लिव, सारे 6, 7, 8 सेंटेंस, हॉबी, लैंग्वेजेस सब एक जगह पे लिख के प्रैक्टिस कीजिए बिफोर एग्ज़ाम और अच्छे से फ्लो में कॉन्फिडेंटली बोलिए। फिर सेकंड पार्ट के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स याद कीजिए, किसी से कुछ पूछना है, कोई भी वर्ड आया कैसे क्वेश्चन बनाना है, फिर उसका आंसर भी प्रैक्टिस कीजिए फुल सेंटेंस। इससे आपको स्पीकिंग में 2 पार्ट्स टेकन केयर हो गया। अभी आते हैं हम थर्ड पार्ट ऑफ द स्पीकिंग। थर्ड पार्ट ऑफ द स्पीकिंग में आपको सामने वाले को रिक्वेस्ट करना है। बिटन इज लाइक रिक्वेस्ट या सो मोस्टली वी कैन यूज़ मॉडल वर्ब्स जैसे क्योनेंजी, नहीं तो ड्यूरफेन। तो यहाँ पे आपको थर्ड पार्ट में पिक्चर्स दिए जाएंगे, जिस चित्र में जो होगा, जैसे कोई बुक है, पानी है, फ्लावर है, कुछ भी है, जैसे एक कंप्यूटर है, तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो। जैसे यहाँ पे एक कंप्यूटर का था तो मुझे उनसे रिक्वेस्ट करना था, तो मैं मॉडल वर्ब से पूछूंगी क्यों जी बिटे डेन कंप्यूटर लायन। लायन का मतलब होता है लेंडिंग या बोरोइंग। क्या आप मुझे उधार में दे सकते हो, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, मैं उसको यूज़ करके आपको दूंगी। तो यहाँ पे पॉजिटिवली दी इज आस्किंग कैन यू प्लीज़ लेंड मी योर कंप्यूटर। तो यहाँ पे क्योनेंजी मियर भी ऐड कर सकते हैं, मुझे क्योनेंजी मियर बिटेड एंड कंप्यूटर लायन। तो जो सामने वाले हैं तो उनको वैसे ही पोलाइटली रिस्पॉन्ड देने के लिए या नेचुरलिश, डेफिनेटली, नेचुरली या जिशर, अलग अलग सीखिए, या जिशर, मोमेंट, लाइक आप नेचुरली रिएक्ट करेंगे, जस्ट अ मोमेंट, वर्ट, इश ब्रिंगे दास, आई विल ब्रिंग दैट, कुछ भी नेचुरली जैसे आप बात कर रहे हो वैसे। अगर आपको नहीं देना है नेगेटिव में भी बोल सकते हैं, 9 टूट मियर लाइड, 9 टूट मियर लाइड, नो आई एम सॉरी, इश मुस आउक आर्बाइटन, मुझे भी काम करना है। तो ये गलत नहीं है, आपका रिएक्शन कभी कभी होता है कि हम हमेशा सेम नहीं देते। तो यहाँ पे भी आप अपना वर्ब कॉन्जुगेशंस, कैसे बात कर रहे हो, वो सब याद रखिए। तो रिक्वेस्ट में कुछ भी हो, जैसे आपके सामने एक एप्पल दे दिया, ठीक है, तो अभी आपको रिक्वेस्ट करना है, तो दूसरा मॉडल वर्ब भी कोशिश कर सकते हो, डार फिश बिटे आइनन एप्पल एसन, क्या मैं एक एप्पल खा सकती हूँ, खा सकता हूँ। तो आप बोल सकते हैं या बिटे, यस प्लीज़, नेम जी, ले लो, लाइक दैट। तो कभी कभी आपको कुछ ऐसे दिया रहता है, कोई भी, जैसे मान लो पानी दे दिया, तो यहाँ पे किसी को स्विमिंग करना मना है, तो आप ड्यूरफेन यूज़ कर सकते हैं। मॉडल वर्ब हमने सीखा है ड्यूरफेन, जी ड्यूरफेन हियर निस्ट श्विमेन। ये स्टेटमेंट है, अगर मैंने ये बोल दिया इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ रिक्वेस्ट, तो आप रिक्वेस्ट कीजिए, एंशुल्डिगुंग बिटे schwimmen Sie hier nicht, schwimmen Sie hier nicht, don't swim here. It's like an imperative instruction, don't swim here. Sie dürfen hier nicht schwimmen. Sie dürfen hier nicht schwimmen. Das ist verboten. It is prohibited. तो आपका रिक्वेस्ट था schwimmen Sie hier nicht bitte. Entschuldigung, Sie dürfen hier nicht schwimmen. फिर मैं रिएक्ट करूँगी, oh, tut mir leid. Das habe ich nicht gewusst. That I didn't know. Das habe ich nicht gewusst. विसन का gewusst होता है. Sorry, I didn't know that. Das kommt nicht mehr vor. Das kommt nicht mehr vor means it will not repeat. Don't worry, वो repeat नहीं होएगा। तो इस तरह आप कुछ स्ट्रक्चर सीखिए। रिक्वेस्ट के लिए मोस्टली आप क्योनन यूज़ कर सकते हैं, वरना देयर इज़ अ पोलाइट फॉर्म ऑफ जस्ट क्योनटेन, टी आएगा, वो भी मोस्ट पोलाइट है। वरना ड्यूरफेन का डार्फ होता है या ड्यूरफेन, वो यूज़ कीजिए। तो थर्ड पार्ट में आपका रिक्वेस्ट,
अगर आप यूट्यूब में भी जाके देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स मिलेगा आपको कैसे कर सकते हैं। तो आप मॉडल वर्ब का कॉन्जुगेशन सीखिए और स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेमिंग द क्वेश्चन, तो इससे आपका थर्ड पार्ट ऑफ स्पीकिंग का हो जाएगा। तो A1 लेवल के लिए अगर आपने ये सारे ध्यान दिया तो स्पीकिंग में आराम से आउट ऑफ 25 यू कैन गेट 20+। तो प्लीज़ एवरी टाइम बाय योर सेल्फ यू हैव अ चेक लिस्ट, क्या मैंने वर्ब करेक्ट कॉन्जुगेशन किया, टिक कीजिए। एवरी बाय ओके मैंने जी यूज़ किया, ई एन एंडिंग है, अच्छा ईश यूज़ किया ई, अच्छा मेरा टाइमिंग है, वर्ब सेकंड पे रहना है, तो पोजीशन कॉन्जुगेशन एवरीथिंग सेल्फ चेक कीजिए। अच्छा मैंने पोसेसिव आर्टिकल यूज़ किया, इश है तो माइन आना चाहिए, डू है तो डाइन, तो क्या मैंने सही पर्सन यूज़ किया, सही कॉन्जुगेशन यूज़ किया। अच्छा स्प्लिट वर्ब था, स्प्लिट तो नहीं छूट गया, मॉडल वर्ब था, दूसरा वर्ब किधर है, क्या कॉन्जुगेशन है, एवरीथिंग। ओके आई वाज सपोज टू मेक अ पार्टिसिप्स वाई, परफेक्ट सेंटेंस क्या मैंने सही तरीके से बनाया, एवरीथिंग यू मेक अ चेक लिस्ट इन योर एग्जाम। आफ्टर यू आर डन यू चेक बाय योर सेल्फ। ऑब्वियसली लाइक स्पीकिंग में अगर आपको लगता है कि श्वार्टन हॉइट है, लेकिन आपके पास चांस रहता है तुरंत आप सोच लो कि मैंने सही किया कि नहीं, एनशुल्डिगो इश्वार्टे आप करेक्ट कर सकते हैं। एग्जामिनर तो ही विल वेट, मीन्स विद इन फ्यू मिनट्स, नॉट लाइक आफ्टर 5 minutes इफ यू से दे विल नॉट। सो प्लीज़ बी अलर्ट अवेक एंड देन वेन एवर यू मेक स्टेटमेंट स्पीकिंग, अगर मैं भी अभी बोलूँगी इतना देर तक अगर मेरे से गलती होगी आई कैन करेक्ट इट। सो सेम वे यू पीपल हैव टू बी चेकिंग योर ओन थिंग्स। हमारा स्पीकिंग ये हो गया। तो स्पीकिंग में एक्चुअली वी कैन ट्रेन आवर सेल्फ वेरी वेल, प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। अभी मैं आती हूँ लेसन विच इज़ अ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। सो रीडिंग में आपके A1 में 3 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले एक ईमेल होगा, तो जिसमें छोटा सा A1 लेवल के लिए शायद इतनी सी बड़ी होगी, तो कुछ सम 10-15 लाइन होंगे, किसी ने किसी को कुछ ईमेल में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा, फिर उसके बाद आपको 5 क्वेश्चन होंगे। सो 2 पार्ट्स में 2 ईमेल्स होगा, एक में 3 क्वेश्चन, एक में 2 क्वेश्चन, और आपको ट्रू और फॉल्स होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में देर इज़ नो रूल दैट दे विल गिव लाइक दिस ओनली, किसी भी तरीके के ईमेल दे सकते हैं, लेकिन दे यूज़ टाइमिंग्स। आपने टाइमिंग्स में क्या क्या सीखा था, 4 मिटाग, नाक मिटाग, वो टाइम स्लॉट याद रखिए, सीजन्स क्या किस महीने में होते हैं, हर स्मॉल चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। टाइमिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल टाइमिंग, फियरटेल, नाक, फोर, वो सब आएगा, अल्फ़ाबेट्स, कुछ भी जो भी हमने सीखा है। तो वेरी स्मॉल थिंग जो मैं बोलने जा रही हूँ, आपको या तो क्वेश्चन पढ़िए जो ABC क्वेश्चंस दिया होगा, तो उसमें उस क्वेश्चन में क्या क्या वर्ड यूज़ किया है वो एनालाइज कीजिए। तो यहाँ पे ईमेल में लिखा था कि मैं सुबह बिज़ी हूँ और दोपहर में मैं तुमसे मिलने आऊँगा या आऊँगी, और यहाँ पे दिया है कि मैं सुबह लाइक से तुमसे मिलने आ सकता हूँ। तो मुझे क्या है ना, जर्मन पढ़ते वक्त हमको वेरी क्लियर होना है कि सब्जेक्ट में क्या लिखा था और यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है। दे विल ट्राई टू कन्फ्यूज़ यू ऑलमोस्ट यूजिंग द सेम वर्ड। आपको लगेगा अच्छा ये वाला वर्ड था इधर भी है तो ये सही है, नॉट नेसेसरी। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा था। उसने बोला मैं घर पे ही हूँ 12 बजे तक, सो इश बिन सू हाउस बिस 12 Uhr. Ich komme zum Bahnhof. Ich komme zum Bahnhof um 12:15 Uhr. Ich bin nicht erreichbar. I am not reachable. Bitte nicht anrufen. और bitte ruf mich Nachmittag. तो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे यूज़ किया होगा और ऑप्शन में दिया है एरकॉम सुम बानोफ से नाकमिटाग या 4 मिटाग। तो फिर आपको सोचना है 4 मिटाग का मतलब है 9 to 12, तो ही इज़ कमिंग टू रेलवे स्टेशन एट 12:15 विच इज़ नॉट अ 4 मिटाग। एंड व्हाट इज़ नाकमिटाग? नाकमिटाग इज़ 2 o'clock to 6 o'clock। तो यहाँ पे 12 to 2 इज़ नॉट इवन अ नाकमिटाग, इट इज़ नॉट इवन अ 4 मिटाग। तो मेरा ऑप्शन रॉन्ग होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है इन्होंने नाक मिटाग यूज़ किया, 4 मिटाग यूज़ किया, अच्छा ये नहीं है तो दूसरा है, गेस नहीं करना है, आपको सारा एनालाइज करना है, फिर उसके बाद आप रॉन्ग बोलेंगे। अच्छा ये आफ्टरनून में नहीं आ रहा है या फर्स्ट हाफ में नहीं आ रहा है,
वो तो दोपहर में आ रहा था। प्लीज़ कॉल मी इन द आफ्टरनून या रूफ मिश नाक मिटाग। तो आप देखेंगे अच्छा इसने बोला था कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ लेकिन कॉल मी आफ्टरनून, तो ये सही है। तो इस तरीके के आप हर वक्त जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो भी ईमेल, उसमें मॉडल वर्ब्स हो सकते हैं। तो आपका एक मॉडल वर्ब सेकंड पे रहेगा, दूसरा वर्ब एंड में रहेगा। तो पहले उसको इकट्ठा कीजिए, क्या बोल रहे हैं। वियर ब्रिंगन गेत्रेंके मिट आले क्योनन नूवर मिट माखन। तो यहाँ पे स्प्लिट वर्ब है। तो इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे लिखा है कि आले ब्रिंगन एथवास मिट, एवरीबडी ब्रिंग समथिंग अलोंग। तो फिर मैं क्वेश्चन में देखूंगी कि वियर ब्रिंगन गेत्रेंके मिट आले क्योनन नूवर मिट माखन। तो यहाँ पे तो इन्होंने क्या बोला है, अच्छा ये वाला वर्ड तो है मिट ब्रिंगन, तो ये सही है, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये बोला कि आप लोग कुछ ले आइए करके, कहीं पे नहीं दिखा है। तो हमें ये सोच रहे हैं कि अच्छा एवरीबडी कैन जस्ट कम एंड पार्टिसिपेट, मिट मार्कन का मतलब है पार्टिसिपेट। तो आपको हर सेंटेंस बहुत ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे मानिए कि जैसे 12:15 है, तो यहाँ पे लिखा है कि द ट्रेन या सूग कॉम्ट कुर्ट्स नाक 12। ये ट्रू है कि फॉल्स है। और इसके फ्रेंड ने ईमेल में लिखा था कि ठीक है नो प्रॉब्लम, मैं वेट कर लूँगी, एनीवेज मेरा ट्रेन 12:13 पे आ रहा है। तो उसने लिखा था ईमेल में, उसकी फ्रेंड ने। तो ऑप्शन में था कि द ट्रेन इज़ अराइविंग कुर्चनाक 12। आपको टाइम याद रखना है। कुर्चनाक 12 का मतलब क्या है, इज़ इट 12:05, 12:10, 12:15। सो अगर 12:15 पे उसका ट्रेन आ रहे, इसका मतलब होता फियरटेल नाक 12। तो अगर 5 मिनट में आता फ्यूनफ नाक 12, 10 मिनट्स में आता सेन नाक 12। मैं टाइमिंग याद करूँगी। फिर 13 का मतलब क्या हुआ, फ्यू मिनट्स टू 12:15। ये होता है या तो द्राइत्सेन नाक 12 होता, वरना फ्यू मिनट्स टू 12:15। तो ये आप लिख सकते थे कि कुर्च 4 फियरटेल नाक 12। बट ऑप्शन में दिया था कुर्चनाक 12 विच इज़ रॉन्ग। तो हमको हर चीज़ अच्छे से एनालाइज करना है। मैं एक ही तरीके के नहीं बोल सकते, तो वो दूसरे लैंग्वेज में बोलेंगे और यहाँ पे ऑपोजिट में दिया रहेगा लेकिन सेम इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेटेड। तो यहाँ पे लिखा था जी, और यहाँ पे लिखा है कि इहरे फ्रॉइंडे जिंड आउक विलकॉमन। मतलब क्या हुआ, योर फ्रेंड्स आर ऑल्सो वेलकम। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन में दिया है कि फ्रॉइंडे क्योनन मिटमाकन। तो आप क्या सोचेंगे, वर्ड टू वर्ड मत जाइए हर वक्त। तो मिटमाकन का मतलब पार्टिसिपेट होता है। यहाँ पे लिखा है कि एवरीबडी पार्टिसिपेट, लेकिन फ्रेंड पार्टिसिपेट करके नहीं बोला, लेकिन आपके फ्रेंड्स भी वेलकम है, इसका मतलब दे आर ऑल्सो कंसिडर टू बी कमिंग। तो ये सही हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते अच्छा अले बोला फ्रेंड नहीं बोला ये गलत है। नो, यू हैव टू एनालाइज लॉट ऑफ थिंग्स कि एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। तो आप हर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए चाहिए तो हम मतलब अपना जो दूसरा वीडियो जिसमें हम एग्ज़ाम टेम्पलेट्स का एग्जाम्पल लाइव्स दिखाएंगे, उसमें आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट टेक्स्ट क्या था और हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन बी केयरफुल, वॉट एवर इज़ रिटन, रीड केयरफुली। एक एक वर्ड से कभी कभी ट्विस्ट हो सकता है। जी वोलन मिट किंडन इम पार्क स्पीलन। तो आपको 2 एड्स रहेगा, एक एक एग्जाम्पल, ऐसे 5 क्वेश्चंस होते हैं, एक सिनारियो होता है, उसके नीचे 2 एड्स होते हैं। तो फर्स्ट वाला एड में क्या है, सेकंड वाला एड में आपको की इम्पोर्टेंट वर्ड है कि विथ चिल्ड्रन स्पीलन एंड फेरियन। दिस इज फेरियन, आपको याद रखने फेरियन क्या होता है। तो दिस इज़ योर ट्विस्ट। तो यहाँ पे लिखा है नाक डेर शूले, देन गन से यार, यार। तो ज़रूरी नहीं है आपको हर वर्ड आना चाहिए। आप एग्ज़ाम पे गए तो एडवर्टाइजमेंट क्या 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 लिखा था, इधर बहुत सारे चीज़ इन्फॉर्मेशन लिखी है। और मेरा रिक्वायरमेंट है बच्चों के साथ पार्क में खेलना है और फेरियन है। अभी मुझे फेरियन वर्ड नहीं मालूम है, इसलिए मैं सोचूंगी कुछ तो है बच्चों के साथ खेलना है।
तो यहाँ पे नागडेर शूले लिखा है और पार्क इज़ ओपन, सुबह से 5 बजे तक रहता है, लोग खेल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि पार्क इज़ ओपन ओनली फॉर फ्यू डेज एंड यू कैन प्ले। तो मैं कैसे एनालाइज करूँगी? यहाँ पे तो रोज़ खुला है और यहाँ पे कुछ क्षण के लिए खुला है, और मुझे फेरियन, ये फेरियन होता क्या है मुझे नहीं मालूम, फिर भी आपको एनालाइज करना है। तो मैं जाके देखूँगी, यहाँ पे मेरा मेन है नागडेर शूले, इसका मतलब है आफ्टर द स्कूल। तो स्कूल कितने बजे ख़त्म होता है? 3:30 बजे। सो 3:30 बजे के बाद है, और यहाँ पे नीचे लिखा रहेगा निस्ट इन फायर टागन। तो अभी आपको याद रखना है फायर टाग क्या होता है? हॉलीडे। फेरियन भी जो समर हॉलीडेज, विंटर हॉलीडेज होता है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं है, फिर भी मैं एनालाइज कोशिश करना चाहूँगी कि आफ्टर योर स्कूल, मतलब जब स्कूल ख़त्म हो जाता है, छुट्टी होता है, तब ये वाला अवेलेबल है, बाकी सारे दिन नहीं है। ये तो पूरा साल में अवेलेबल है। aber ohne kleinen, तो अभी ये ohne kleinen क्या होता है? उन्होंने बोला होल ईयर यू कैन प्ले इन द पार्क बट विदाउट लिटिल वंस। तो इसका मतलब है आपके बच्चे नहीं खेल सकते। तो मुझे तो बच्चों के साथ पार्क जाना है, यहाँ पे ये मना है, तो ये वाला रॉन्ग है। अगर आप ना एनालिसिस कर पाए, अगर आपने ये सेलेक्ट किया, आपका आंसर गलत है। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ तो एनालाइज किया, या जैसे ऐसे ही ABC करके आपने कुछ भी डाल दिया, कभी कभी लक हो जाता है। लेकिन आप हमेशा कोशिश करने की ये कीजिए कि अगर एक वाला होता है, दूसरा वाला क्यों नहीं हो सकता। मैं कोशिश करके देखूंगी फुल ईयर, मतलब मैं कभी भी दे सकता हूँ, लेकिन इधर कुछ क्लॉज तो नहीं है, करके देखेंगे। ओने का मतलब क्या होता है? क्लाइन मतलब लिटिल, स्मॉल। स्मॉल बोले तो बच्चे, शायद ये हो सकता है। अच्छा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये वाला हो सकता है, करके आप कभी कभी द रॉन्ग वंस को नेगेट कीजिए। कभी 3 ऑप्शन रहते हैं ABC, तो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल आंसर नहीं है। सेकंड एंड थर्ड में मुझे कन्फ्यूजन है। अच्छा, ये वाला वर्ड से थोड़ा बेटर लग रहा है, इट इज़ नॉट सूटेबल, वैसे आप एनालाइज कर सकते। जैसे मैंने बोला आपको हम कि अलग वीडियो में लाइव एग्ज़ाम टेम्पलेट का कैसे एनालाइज करना है दिखाएंगे, एक एक क्वेश्चन कैसा है, कैसे ट्विस्ट किया है, दैट वुड बी बेटर। बट रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आपका फर्स्ट वाला ईमेल फॉर A1 इज़ ईजियर ओनली, एंड सेकेंड पार्ट ऑल्सो आपको 5 क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे आपको जर्मनी जाना है और जर्मनी का फ्लाइट डिटेल्स चाहिए, फ्लूग अनगाबेन, ठीक है, ये सेकंड है। और यहाँ पे एक ऐड था, साइटुंग अले इन्फोस कॉन्सर्ट उर्लव फार कराटे एक्सेट्रा। और दूसरे वाले में लिखता था इन डेयर स्टार्ट यूबर फारन बोकुंगन ऑर्गेनाइजेरुंग। तो आप कोशिश करेंगे कि क्या बोलना जा रहे हैं। मुझे तो फ़्लाइट डिटेल्स चाहिए, यहाँ पे न्यूज़पेपर में दिया है कि सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कंसर्ट के, वेकेशन के, टिकट वर्ड तो है, तो क्या मैं ये फ़्लाइट टिकट सामान लूँ? ज़रूरी नहीं है, फ्लू कार्टे होना चाहिए, फ़्लाइट के बारे में कुछ दिया ही नहीं है। यहाँ पे इन द सिटी है, लेकिन एवरीथिंग अबाउट ट्रैवलिंग है, बुकिंग्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो हो सकता है यहाँ पे आपका फ़्लाइट का भी मिल जाए। तो आपको वैसे एनालाइज करके राइट वाला करना है। तो दिया रहेगा अंडरबुस आल्टस्टेले, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन रहेगा, जैसे बेजोंडरे फार्ट zum so heute. There is a special journey or trip going to the zoo in Linie 1 bis 5. Bus number 1 to 5 line. You can find special journey to zoo. Now, आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा alle andere reisende travelers nicht diese wählen, not to choose these ones for going anywhere else. Now आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा sie wollen zum Tierpark gehen. तो ये जर्मन में बहुत बार होता है कि एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं दिया रहेगा। जू का मतलब है यू नो वेरी वेल, टियर पार्क इज ऑल्सो एनिमल पार्क और जूलॉजिकल पार्क। तो यहाँ पे दिया है कि यू वांट टू गो टू टियर पार्क, सो यू कैन टेक बस नंबर 1 और 2 और 5। तो ट्रू और फॉल्स, तो आप क्या सोचेंगे, अच्छा जू दिया था और बाकी सारे में ये नहीं है, तो मैं जू जा नहीं रही हूँ, टियर पार्क जा रही हूँ, तो 1 to 5 फॉल्स है। नो, बिकॉज टियर पार्क का मतलब ही जू होता है, तो इट इज़ एक्चुअली ट्रू।
तो आपको हर वक्त वेरी ध्यान देना है कि अच्छा वो बोल क्या रहे हैं, कहीं सेम तो नहीं बोल रहे। जैसे एक और एग्जांपल मैं देती हूँ कि वो क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन में अनाउंसमेंट आ रहा था, वियर एयरराइशन इन वेनिगे मिनोटन बिटे निस्ट आउस्टाइगन। मतलब क्या हुआ आपको नहीं मालूम है वर्ड। और यहाँ पे जी जॉलन इम सूख जिटसन या ब्लाइबन रिस्टिश ऑर्डर फल्श। यहाँ पे दिया है कि वी आर रीचिंग इन फ्यू मिनट्स, प्लीज़ नॉट डैश, आई डोंट नो। तो यहाँ पे दिया है यू शुड सिट इन द ट्रेन, यू शुड रिमेन इन द ट्रेन। तो ये वर्ड नहीं मालूम है, आप क्या गेस किए होंगे। आपको ये याद रखना है कि चाहे मुझे वर्ब आया कि नहीं, ट्रेन में बैठे रहना या रिमेन रहना करके बोल रहा है। आउस्टाइगन हमने सीखा था, स्टाइगन आइनस्टाइगन टू गेट इन, आउस्टाइगन इज टू गेट डाउन। सो प्लीज़ डू नॉट गेट डाउन, मतलब हम लोग ट्रेन पहुंचने ही वाला है लेकिन तुरंत लोग एग्जाइट होकर उतर जाते हैं, तो आप लोग उतरिए मत। तो वो इनडायरेक्टली बोल रहे कि आप ट्रेन पे ही रहिए, उतरना नहीं, विच इज़ अ सेम। सो दे डू नॉट यूज़ एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू एनालाइज। फिर मैं आती हूँ लिजनिंग। लिजनिंग में भी आपको 3 पार्ट्स होंगे। तो फर्स्ट पार्ट्स में डेली कॉन्वर्सेशन का कोई 5 ऑडियोस होगा। अनाउंसमेंट्स होते हैं, वो भी आपके 4 होते हैं अनाउंसमेंट्स इन दी रेलवे स्टेशन। ये खाली एक बार 1 टाइम दे विल प्ले। ये वाला फर्स्ट 5 वाला आपको 2 टाइम प्ले करेंगे। फिर थर्ड वाला आता है डेली कॉन्वर्सेशंस, ये आपको 2 टाइम्स। A1 में 2 ऑडियोस 2 टाइम्स होते हैं, एक ऑडियो 1 टाइम। तो आपके 20 मिनट होगा, उसमें एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए 10 सेकंड। अगर फर्स्ट पार्ट का 5 क्वेश्चन है 50 सेकंड, मतलब क्लोज टू 1 मिनट है आपके पास, वो पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद आप हमेशा एनालाइज कीजिए। जैसे डेयर मान विल हॉइटे ग्रिलन, ये है मेरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑप्शन में था हॉइटे, गेस्टन या मॉर्गन। तो आप ऑडियो सुनेंगे जिसमें ये बंदा किसी से ऑडियो में बात कर रहे हैं, एक अनाउंसमेंट होगा, इस फ्रेंड इज सेइंग हेलो Guten Tag, wie geht's dir? Es ist lange Zeit, it's been long time, wir haben nicht gesprochen. Ich bin zurückgekommen, also ich war in Deutschland, ich bleibe hier für eine Woche. Können wir zusammen etwas machen? Wochenende klingt gut, Weekend will sound gut. Willst du mit mir etwas kochen? Oder sollen wir ins Restaurant gehen? तो ये सुनने के बाद आपको बताना है जो मैन है ग्रिल करना चाहता है आज या एस्टरडे या टुमारो। तो उसके फ्रेंड में ऑडियो में क्या बोला कि मैं जर्मनी से वापस आया हूँ, मैं और थोड़ा दिन के लिए यहाँ रहने वाला हूँ, क्या हम लोग मिल सकते हैं, साथ में कुछ बना सकते हैं। तो इसका मतलब है द मैन विल हॉइट ए ग्रिलन। इट्स नॉट अबाउट एस्टरडे, इट्स नॉट अबाउट टुडे, इट्स टॉकिंग अबाउट कमिंग, सो मे बी टुमारो। तो नॉट नेसेसरी आपको हर वक्त वर्ड टू वर्ड। या उसने बोला होगा मॉर्गन पास्ट मिया जेर गुड und ich mag Hähnchen und Grillen, तो उससे हमको पता चल गया कि उसको ग्रिलिंग में इंटरेस्ट है एंड टुमारो इट इज़ सूटेबल। Ich war im Supermarkt und ich habe auch Hähnchen und Fleisch gekauft. Morgen passt mir gut, willst du kommen? तो इन्होंने gestern यूज़ किया। Heute habe ich auch alles geplant. Today I planned everything, yesterday I bought everything and tomorrow is suitable. लेकिन इसको क्या करना है, heute grillen है नहीं, या मॉर्गन ग्रिलन है, या डरमान विल मिट फ्रॉइंडन ग्रिलन और मिड डेम फ्रॉइंड। खाली एक बंदे के साथ बात कर रहे हैं कि द मैन वांट टू ग्रिल विद द फ्रेंड। उसने क्या बोला कि मेरे पास टाइम है ये पूरा हफ्ते के लिए, मैं कल ऑलरेडी गया था सुपरमार्केट और मैंने ख़रीदी कर ली, और क्या हम मिल सकते हैं, आज मैंने सारा प्लान भी कर लिया, टुमारो इज़ सूटेबल फॉर मी ऑल्सो, व्हाट डू यू थिंक। तो इसका मतलब है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना था, जिसको भी उसने मैसेज छोड़ा उसने ऑलरेडी कल क्या कर लिया, आज क्या कर लिया, लेकिन टुमारो। अभी आता है आपका सेकंड वन। जैसे मानिए आपको ऑडियोस अलग अलग तरीके के होते हैं,
तो देर इज़ नो रूल कि यही होगा। जैसे किसी ने बोला मुझे कुछ प्राइस या वाज कॉस्टेड 10 हेम्ड, तो यहाँ पे दिया था ऐसे, तो हमको ऑलरेडी मालूम है लेस देन 1 यूरो है तो वी विल यूज सेंट, अदरवाइज यू विल से 2 यूरो 70, नो नीड टू से द सेंट। एंड देन तो यहाँ पे ऑप्शंस थे ए एंड बी एंड सी। द मैन वेंट टू द शॉप एंड द मैन इज आस्किंग Entschuldigung, was kostet das Hemd heute? Ich sehe hier, es ist 30% billiger. Und was war die Kosten oder wie kostet das letzte okay und jetzt? Können Sie mir sagen? So then वो लेडी आके बोलेगे früher war es 2,70 €, aber jetzt haben wir 30% Angebot. So das bedeutet jetzt kostet das 25 Cent. या तो अभी आप सोचिए तीनों वर्ड यूज़ किया लेकिन उसने क्या बोला, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द शर्ट। पहले वो कितना था उसने बताया, फिर 30% ऑफर है बताया, तो उसकी वजह से प्राइस कम हो गई इतना, तो मेरा आंसर होता ए। तो आपके ऑडियोज़ में कभी कभी आपका नंबर तो आएगा ही आएगा, मतलब कोई भी नंबर का, वरना अल्फ़ाबेट्स का आएगा, और टाइमिंग। सो डी प्रूफुंग फैंग्ट heute 15:15 अन। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अनफांगन। जब भी आपके स्टेटमेंट में फुल स्टॉप से पहले स्प्लिट होगा और सेकंड प्लेस में वर्ब होगा, हमेशा ज्वाइन कीजिए। सो द एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू टेक प्लेस एट 15:15। तो हमने टाइमिंग सीखा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अभी ऑडियो आया था alle Studenten und Studentinnen, hier ist eine Durchsage. Das ist eine wichtige Durchsage. Wegen einer technischen Störung haben wir diese Audio nicht zeitlich spielen. Wir können das nicht spielen. So, Sie sollten warten und die Prüfung fängt nicht um 15:15 Uhr, aber es wird um 15:15 anfangen. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि ड्यू टू सम टेक्निकल डिस्टर्बेंस हमारा जो ऑडियो है वो प्ले नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह से आपको वेट करना पड़ेगा। 15:15 विच इज़ 16:15 पे होगा, आपके ऑप्शन में दिया रहेगा 16:15, 15:15 या 14:15। तो उन्होंने अनऑफिशियल यूज़ किया कि nicht um 15:15 Uhr, aber 15:15। तो 15:15 क्या होता है, लोग ये कंफ्यूज हो जाएंगे। या ए वाला, तो अगर आपने निश्ट नहीं सुना आप यही सोचेंगे, या ए वाला। तो मुझे सोचना है कि 15:15 बोले तो 15:15 होता है अनऑफिशियल में, और 4:15 बोले तो 15:15 होता है, और 2:15 बोले तो 15:15 होता है। तो इन्होंने क्या बोला, wegen der technischen Störung können wir die Audios nicht spielen, so bitte warten Sie. So Ihre Prüfung fängt um 15:15 an. Your exam is going to start at 4:15। जब भी हम ऑडियो सुनेंगे उससे पहले जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आप मार्क कर लीजिए, अच्छा एग्ज़ाम स्टार्टिंग टाइम। तो मुझे इस पे ध्यान देना है कि एग्ज़ाम के बारे में बोल रहे, स्टार्टिंग के बारे में बोल रहे, टाइमिंग। तो कॉस्ट, अच्छा शर्ट का कॉस्ट एंड टुडे, एज ऑफ टुडे, और यहाँ पे मैन वांट टू डू समथिंग एंड विथ फ्रेंड्स। तो ऐसे अब हर क्वेश्चन में आप ये मार्क करेंगे। डेयर सूग नाक बार्डन बार्डन फील्ड हॉइटे हाउस। तो आपको ये वर्ड नहीं मालूम है लेकिन आपको सोचना है। तो उन्होंने ऑडियो में प्ले किया, es gibt zu viel Regen und der Zug kann nicht weiterfahren, so alle Fahrgäste nach Baden-Baden bitte umsteigen। तो हमको मालूम है, so umsteigen का मतलब switch over। तो because there is a lot of rain, the people traveling to Baden-Baden, you have to actually like you have to switch over your train। यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि ausfallen का मतलब cancelled। सो जो ट्रेन जाने वाला है बार्डन बार्डन, इट इज़ कैंसल्ड। ये ट्रू है कि फॉल्स है। उन्होंने क्या बोला, आपको स्विच ओवर करना है क्योंकि ये वाला ट्रेन आगे नहीं जा पाएगा, इसका मतलब है द ट्रेन इज़ कैंसल्ड विच इज़ ट्रू। ऐसे आपको एनालाइज करना है। फिर कभी कभी ये बोलते हैं कि जैसे द फैमिली
findet Mitglied nicht. So family is not able to find the member. तो एक अनाउंसमेंट आता है कि das ist eine sehr wichtige Ansage oder eine Ansage für eine Familie. Also ein Kind sucht für die Familie und weint. So bitte kommen Sie zu unsere Kasse. तो इसका मतलब हुआ कि फैमिली जो सर्च कर रहे हैं अपना फैमिली मेम्बर, तो ये मिटक्लीड वर्ड की वजह से अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन बच्चा भी एक मेंबर ऑफ द फैमिली है, तो ये ट्रू होना चाहिए। तो आपके अनाउंसमेंट में कोई ऐसा रूल नहीं है कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो पैसेंजर्स, रेलवे पैसेंजर्स, ट्रेन पैसेंजर्स, तो अलग अलग वर्ड होते हैं। जैसे फ्लूग गेस्टे मतलब फ्लाइट पैसेंजर्स, फार गेस्टे दैट इज़ लाइक द ट्रेन और द बस पैसेंजर्स, फार गेस्टे। लेकिन कभी कभी जस्ट राइजेंडे भी बोलेंगे, फ्लूग राइजेंडे या बुस फारेंडे, राइजेंडे। तो अलग अलग टर्म्स यूज़ करते हैं, नॉट नेसेसरी कि अच्छा इस वर्ड की वजह से स्टेटमेंट गलत है। तो आपको खाली एनालाइज करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं और ऑडियो में। इट वुड बी बेटर जब हम अलग एग्ज़ाम का टिप्स देंगे जिसमें हम लाइव ऑडियोज़ का दिखा के क्वेश्चन कैसे पूछा है और ऑडियो कैसे प्ले कर रहे हैं। आई कैन एक्सप्लेन यू बेटर। सो एज ऑफ नाउ वो ट्रेफन दी फ्रावेन हॉइटे। तो मेरा ऑप्शन था कि zu Hause, im Kino, im Park। तो जब ऑडियो प्ले होगी उसमें वन लेडी विल कॉल अप एंड शी विल से हेलो Leute, wie geht es euch? Mir geht's gut und ich habe eine gute Nachricht. Ich möchte euch treffen und eine Einladung schicken oder Ihnen zu einer Party einladen. Können wir diese Wochenende treffen? So, wir können vielleicht im Park gehen. Oh nein, ich glaube, das Wetter ist schlecht. Wir können vielleicht auch in einem Park nähe von meinem Haus treffen. Oder zu mir kommen, bei mir können wir auch diskutieren। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने कीनो वर्ड भी यूज़ किया, पार्क भी यूज़ किया, लेकिन उसने फाइनली ये भी बोला अगर आप लोग चाहते हो तो पार्क मेरे घर के नज़दीक में है, तो आप मेरे घर भी आ सकते हो, वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो फाइनली दे आर गोइंग टू मीट इन द हाउस। तो इस तरह आपके 6 क्वेश्चंस होंगे या 5 क्वेश्चंस होंगे। तो 3 पार्ट्स ऑफ लिसनिंग इन A1 इज़ ईजी। तो आपको हर रोज़ ऑडियो सुनिए यूट्यूब में और उसकी वजह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जर्मन एक्सेंट, देयर स्पीड, हाउ दे आर टेलिंग। अभी आते हैं हम लोग श्राइबन पे। तो A1 लेवल पे एक पार्ट होगा आपका फॉर्म फिलिंग। तो कोई भी 3 छोटा छोटा सा आपको स्क्रीनशॉट्स दिया रहेगा किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन, फिर एक फॉर्म रहेगा जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, 4 नाम है मीन्स फर्स्ट नेम, नाक नाम है तो या तो किसी का नाम लिखने को बोलेंगे, तो पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ के उनका 4 नाम है, नाक नाम है, सर नेम, फिर उसके बाद गेशलिस्ट मतलब जेंडर, फिर उसके बाद बेरूफ व्हाट इज़ देयर प्रोफेशन, व्हाट इज़ देयर कंट्री, वेयर डू दे लिव, जो बेसिक वर्ड्स है वो नॉट, फिर उसके बाद कौन से भाषा में वो बात करते हैं। तो छोटा छोटा सा दिया रहेगा कि दिस पर्सन इज स्टडिंग इज़ फ्रॉम से फ्रांस बट ही स्टेइंग इन जर्मनी, तो आप फ्रांसीसिश लिखेंगे। तो फिर उसके बाद क्या कोर्स कर रहे करके इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, फर्स्ट ईयर, इंजीनियर, तो आपका कौन सा फाक सब्जेक्ट है, फिर इनका प्रोफेशन इज़ डूइंग पार्ट टाइम, तो क्या जॉब है, उसी के बारे में आपको फॉर्म फिल करना है। तो आई थिंक इट इज़ बेटर व्हेन वी डू a separate video on exam how to prepare. I'll show you different type of exam templates related to filling the form. Now अभी मैं very important thing है कि letter writing आता है आपके, तो जिसमें formal informal होगी। और एग्ज़ाम में कभी भी वो लोग ये नहीं बोलते ये फॉर्मल है ये इनफॉर्मल है, आपको सिनेरियो दिया जाएगा जैसे योर न्यू कलीग हैज़ इन्वाइटेड यू फॉर अ इवनिंग्स डिनर, तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि ये फॉर्मल है इनफॉर्मल है। कलीग है, जान पहचान वाला है, या अपना न्यू कलीग है लेकिन फिर भी कलीग्स आर ऑल लाइक नॉट सो फॉर्मल। तो जब भी आप इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे तो लीबे फ्राउ फॉर फीमेल एंड लीवर हेयर, ये आपके सैल्यूटेशन ग्रीटिंग शुरुआत में लिखना है, फिर उसके बाद नीचे सारे लिखेंगे आप क्या लिखेंगे। तो अगर आपको थैंक यू कहना है तो आप एक स्ट्रक्चर सीखेंगे, फीलेन डांक फ्योर इहरे आइनलाडुम, थैंक यू सो मच फॉर योर इन्विटेशन, फ्योर
अगर रिस्पेक्टफुल है इहरे einladung, इनफॉर्मल फ्रेंड है डाइने einladung। लेकिन अगर हेर और फ्राउ करके लीबे फ्राउ लीबे हेर, इट्स लाइक इनफॉर्मल ओनली। बट इफ आई राइट sehr geehrte Frau, respected madam, sehr geehrter Herr, if it was my boss, then I would have written vielen Dank für Ihre Einladung. For my friend I can actually say deine Einladung, informal। तो ये हो गया आपका कि योर फ्रेंड हैज सेंट यू इन्विटेशन, यू हैव टू थैंक द पर्सन। उसके बाद बोलेंगे कि आप आ रहे हो करके इन्फॉर्म करो। साइल से इश कॉमा ज़ेरगन, आई वेरी मच प्लेजरली कम। फिर उसके बाद आपको इन्फॉर्म करो कि आप अपने फ्रेंड को साथ में ले आ रहे हो। या कानिश बिटे माइना फ्रेंडिन auch mitbringen, then you don't know the route of where is the party. Bitte schick mir or schicken Sie den Weg. Then you always send a letter with ich warte auf deine या ihre Antwort। तो यहाँ पे इसके नीचे आप फीले ग्रू से या लीबे ग्रू से इनफॉर्मल लेटर में लिखेंगे। अगर फॉर्मल होता sehr geehrter Herr Schneider, sehr geehrte Frau Schneider, vielen Dank für Ihre Einladung zur Party, ich komme gern। अगर आप नहीं आते leider kann ich nicht kommen and then you will give a reason, leider ich nicht kommen, tut mir leid, ich muss zum Arzt gehen। कोई भी रीज़न आप याद कीजिए। Aber ich kann am Wochenende, so ich kann am Wochenende dich या Sie besuchen, I can visit you on the weekend। तो इस तरह आप दूसरा डे का आप फिक्सअप कर रहे हो। तो फॉर्मल में हमेशा याद रखिए कि जब भी वो लोग सिनेरियो देते, जैसे योर प्रोफेसर हैज़ इन्वाइटेड यू फॉर अ क्लास मीट, तो वहाँ पे आपके प्रोफेसर ज़ेर गेहरटर हैर या ज़ेर गेहरटे फ्राउ। अगर मानिए आपको कहीं पे वेकेशन पे जाना है, आपको होटल बुकिंग करना है, ट्रैवल एजेंट को लिखना है, उनका नाम नहीं मालूम है, एज अ ग्रुप इन योर राइटिंग ज़ेर गेहरटे दामेन उन हेरन, रेस्पेक्टेड सर एंड मैडम। फिर उसके बाद बीच में सारा लिखेंगे आपको, थैंक यू, यू आर हेल्पिंग अस, आई वॉन्ट टू नो व्हाट आर द होटल्स यू बुक। सो सारे अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर आप सीखेंगे। फिर जो भी कंटेंट आएगा बीच में और शुरुआत में ये लिखेंगे और एंडिंग में मिट फ्रेंडलिशन ग्रूसन और आपके नाम। तो आपके लेटर राइटिंग के 7 मार्क्स होंगे। तो उसमें अगर आपने सही ग्रीटिंग यूज़ किया, कैपिटल स्मॉल भी बहुत ज़रूरी है। जो भी हम सेंटेंस लिखेंगे, जैसे फीलन डंग कैपिटल है, इहरे आइनलाडुंग, फिर माइना फ्रेंडिन, तो वो सारे इंपॉर्टेंट है, कॉन्जुगेशन से एक्सेट्रा। तो उसके हिसाब से आपके इवन राइटिंग इसमें कि क्या यूज़ कर रहे हो आप, किस तरीके के स्ट्रक्चर, उस पर आपको मार्क्स दिया जाएगा। और एज आई सेड लाइक वी आर डूइंग अ सेपरेट वीडियो ओनली फॉर एग्ज़ाम एनालिसिस। उसमें आपको हम लाइव दिखाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और आप कैसे लिख सकते हैं। दैट वुड बी मोर हेल्पफुल। तो एज ऑफ नाउ दिस वे यू कैन एक्चुअली गेट इन टू दिस। थैंक यू सो मच। So if you have any more questions, please feel free to post your comments and do subscribe to our channel. Thank you so much. And just like that, you have completed the A1 German crash course, 10 episode, countless new words, German rules, speaking practice and a whole lot of learning later. Look at how far you have come. Now it's your turn to take the final step. Submit all 10 assessments, double check that you have completed every task and then sit back and wait patiently. We are super excited to see your submissions and we'll be announcing the winner very soon. No matter the outcome, give yourself a pat on the back today. Learning a new language is no small feat and you have already achieved something incredible. For more, stay tuned for what comes next. Thank you for being a part of A1 German crash course Anybody Can Deutsch. Keep practicing, keep learning and remember, anybody can Deutsch. See you in the next adventure. Tschüss!